हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम रिवील करेंगे उस कैटेगरी का फंड जो मेरा फेवरेट है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इनफैक्ट इस कैटेगरी को पिछले कई सालों से जब भी हम ये फंड रिवील करते हैं तो इसे मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है। इस बार ना लेकिन हमारे लिए टास्क थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस कैटेगरी का फंड पिक करने के लिए हमने कंबाइन किया ना सिर्फ फ्लेक्सी कैप बल्कि मल्टी कैप भी, कॉन्ट्रा फंड्स भी, वैल्यू फंड्स भी और फोकस्ड फंड्स भी। ये पांचों कैटेगरी, क्योंकि हमारी नजर में ये मोर और लेस फ्लेक्सी कैप ही है, माइनर वेरिएशंस हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पांचों कैटेगरी में से सिर्फ एक फंड चुनना था और फंड चॉइसेस अवेलेबल थी। 113 फंड्स चुनना था एक। तो दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेसेस। लेकिन आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंडियाज बेस्ट फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू एंड फोकस्ड फंड। ये सबको मिला के चूज किया है एक वन फंड आउट ऑफ 113। इस वीडियो में जानेंगे कैसे और कौन सा है वो फंड। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। तो अब देखो, क्योंकि फंड्स थे 113 तो हमारे पास चॉइसेस की कोई कमी नहीं थी। और जब वी वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस तो हमने कहा हम होंगे रूथलेस। हमारे किसी भी पैरामीटर पे कोई रिलैक्सेशन हमें देना ही नहीं है। 113 में से एक फंड चाहिए ना, हर क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली अप्लाई करो। तो पहला क्राइटेरिया हमें चाहिए था एक अच्छा एनालिसिस का बेस बन सके, उसके लिए 10 साल की फंड हिस्ट्री। तो हर वो फंड जो 2014 से पहले का है उसे तो हमने एलिमिनेट कर दिया। हमें चाहिए कि 10 साल की हिस्ट्री दिखाओ, हम हर साइकिल में वो फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, रोलिंग रिटर्न्स अलग अलग सीजन में कैसे रहे हैं, ये अच्छे से शांति से देखने को मिले। तो जब हमने ये पहला ही फिल्टर लगाया कि 10 साल की फंड हिस्ट्री होनी चाहिए तो थैंकफुली हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। 113 फंड्स में से हमारे पास बचे 50 फंड्स। उसके बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कंसिस्टेंसी दिखाता है और अप टर्न डाउन टर्न में फंड कैसा रहता है ये दिखाता है, और ये है रोलिंग रिटर्न्स। तो जब हमने रोलिंग रिटर्न्स का फिल्टर लगाया तो अपने बेंचमार्क को 15 फंड्स कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर रहे थे, तो 50 में से हमारे पास बचे 35 फंड्स। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया आया कि एक्टिव फंड्स में जब हम जा रहे हैं तो कोई भी फंड हमेशा बहुत अच्छा करे ये जरूरी नहीं होता, और बुरे समय में फंड जब अंडर परफॉर्म करे तब हमें कंफर्ट देता है एक लोअर एक्सपेंस रेशियो, कि चलो तुमने परफॉर्मेंस तो खराब किया ही, कहीं मेरे से ज्यादा फीस तो नहीं ले ली, तो थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है अगर एक्सपेंस रेशियो कम हो। तो कैटेगरी एवरेज से जब हमने एक्सपेंस रेशियोज को कंपेयर किया इन 35 फंड्स का, तो हमारे पास बचे 18 ऐसे फंड्स जिनकी हिस्ट्री भी अच्छी थी, 10 साल की हिस्ट्री थी, जिन्होंने रोलिंग रिटर्न्स में आउट परफॉर्म भी किया है और जो कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। लेकिन ये फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास बचे केवल 18 फंड्स। अब इन 18 फंड्स में से हम वो एक फंड कैसे ढूंढे, तो यहां पे 3-4 फैक्टर्स और आए। पहला, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रेपुटेशन। उनके पास कोई एक दो हीरो फंड्स हैं या जनरली उनके फंड्स अच्छा करते हैं, तो एएमसी फिल्ट्रेशन हुआ। इसके बाद आया फंड मैनेजर जो है उसका करियर कैसा रहा है, वो पहले कौन सा फंड मैनेज करते थे, जब से वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं ये फंड कैसा चल रहा है। तो फंड मैनेजर और उनकी जो टीम है उनकी हिस्ट्री हमने एनालाइज की। इसके बाद हम आए चर्निंग पे, कौन सा फंड कितनी चर्निंग करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा चर्निंग हो रही है उससे ये समझ में आता है कि ये फंड अपनी फिलॉसफी, अपने स्टाइल, अपने मैंडेट को लेके क्लियर नहीं है। चर्निंग हमारे लिए कई बार हमें कंफ्यूजन दिखाता है, तो लोअर चर्न इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जब ये 3-4 क्राइटेरिया और लगे तो हमारे पास 18 में से बचे 4 ऐसे फंड जो काफी अच्छे लग रहे थे। अब मुझे ना फंड्स के नाम जल्दी से याद नहीं होते, इसलिए स्क्रीन पर है चारों इंडिया की टॉप नॉच अच्छी रेप्यूटेशन वाली एएमसीज हैं। ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छा रहा इन फंड्स का, रोलिंग रिटर्न्स अच्छे रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो मैनेजेबल है। तो ये 4 ऐसे फंड जिनमें से विनर चुनना वाज डिफिकल्ट। लेकिन यहां एक चीज नोटिस करिए, यहां फोकस्ड फंड भी है, यहां कॉन्ट्रा फंड भी है और यहां फ्लेक्सी कैप फंड भी है। इसके अलावा हम तो कंपेयर कर रहे थे वैल्यू फंड्स भी और मल्टी कैप फंड्स भी। तो 5 कैटेगरीज को हम कंपेयर कर रहे थे, जिनमें से 3 कैटेगरी के फंड्स यहां हैं, 2 कैटेगरी एटलीस्ट लेबल तरीके से, लेबल को मैं देखूं तो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई है। तो इन चारों में से बेस्ट चुने, उसके पहले ये जरूरी है कि हमें ये समझना है कि ये पांचों कैटेगरीज आखिर हैं क्या, इनमें क्या माइनर डिफरेंसेस हैं और हमने क्यों इन्हें कंबाइन किया। सबसे पहले आते हैं हम फ्लेक्सी कैप पे। फ्लेक्सी कैप जैसे नाम से कह रहा है फ्लेक्सिबल,
ये इकलौती ऐसी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम है, लगभग पूरा फ्रीडम है। वो चाहे तो जितना पैसा लार्ज कैप में लगाना चाहे लगाएं, जितना मिड कैप में लगाना चाहे लगाएं, स्मॉल कैप्स में लगाना चाहे लगाएं। वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स चाहे तो वो लें, ग्रोथ ओरिएंटेड लें, कॉन्ट्रा वाले भी ले सकते हैं, मोमेंटम वाले भी ले सकते हैं। यानी एक ऐसी एक्टिव कैटेगरी जहां फंड मैनेजर का स्किल डिटरमाइन करेगा कि फंड का रिटर्न कैसा है, ना कि वो फंड का मैंडेट। जैसे लार्ज कैप में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, मिड कैप फंड में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहां अंडर परफॉर्मेंस का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। तो यहां डिस्प्रपोर्शनेटली हाई वेटेज हमें देना पड़ता है फंड मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और फंड मैनेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस, उनकी प्रायर सीवी। ये पिनिकल है एक एक्टिव फंड का। और इस फ्रीडम के साथ आती है बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करने, दोनों ही तरह का रिस्क रिवॉर्ड। तो फंड मैनेजमेंट टीम और कंसिस्टेंसी इस कैटेगरी में बहुत जरूरी है। इससे सिमिलर लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी है मल्टी कैप, जहां अगेन मल्टी का मतलब यह है कि आप अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफाइन किया है सेबी ने कि आपको 100 रुपए में से 25 रुपए कम से कम लार्ज कैप्स में लगाने हैं, 25 रुपए कम से कम मिड कैप में लगाने हैं, 25 रुपए कम से कम स्मॉल कैप में लगाने हैं। बाकी जो 25% बचा उसको आप कहीं भी लगाओ, वहां फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वैसे मैं कहूं तो इस कैटेगरी में भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जिस भी मार्केट कैप में चाहो अप टू 50% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आता है जब मार्केट बहुत बुल रन में है और मुझे पता है कि यहां से गड़बड़ होने वाली है, खास करके स्मॉल कैप्स में। तो कई बार ना जब मैं सेफ्टी ढूंढ रहा हूं कि नहीं, कि इस मौके पे थोड़ा स्मॉल कैप से निकल जाते हैं, थोड़ा कैश पे बैठ जाते हैं या थोड़ा लार्ज कैप मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, वहां ये कैटेगरी थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है। तो ऐसे मार्केट में, जैसे मार्केट अभी भी हालांकि काफी गिरा है लेकिन अभी भी महंगा है, और अगर कोई सेफ्टी ढूंढ रहा है तो यहां थोड़ा फंड मैनेजर फंस जाता है कि 25% पैसा तो स्मॉल कैप्स में डालना ही है। अगर उसे लग रहा है वो बियरिश है स्मॉल कैप्स को लेके तो भी डालना है, तो ये रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। अगली कैटेगरी है कॉन्ट्रा फंड्स की। अब ये बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है कॉन्ट्रा इन जनरल, ये क्योंकि एक थीमेटिक थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो कॉन्ट्रा को आप ऐसा समझिए कि ये वो फंड्स हैं जो कोशिश करते हैं ऐसे स्टॉक्स पिक करने की जिसपे अभी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, या जिन स्टॉक्स इंडस्ट्रीज को मार्केट इग्नोर कर रहा है, या जिनमें बुलिश ट्रेंड नहीं है। अब ये फंड्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। अगर बेट सही पड़ा मेरा, अगर मैंने सही सेक्टर के बारे में सोचा कि आज मार्केट इसको इग्नोर कर रहा है, 5 साल बाद देखना मार्केट को रियलाइज होगा, तो मैं बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे दूंगा। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा सेक्टर चुन लिया जो आज तो नेगेटिव है ही और जो अगले 5 साल 10 साल भी बुरा ही करेगा, उसमें मोमेंटम आएगा ही नहीं, तो ये फंड्स बहुत अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। इस तरह का एक कॉन्सेंट्रेटेड फंड जो एटलीस्ट इन थ्योरी उन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहा है जो इग्नोर्ड है, निग्लेक्टेड है, थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। डेफिनेटली जब आप ऐसे इग्नोर्ड पॉकेट्स में जाने की कोशिश करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, अंडर वैल्यूड बार्गेन स्टॉक्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको वैल्यू ही चाहिए तो देन आई थिंक नेक्स्ट कैटेगरी बेटर है, वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स का फोकस होता है ये जो पीबी मेट्रिक्स हैं, पी मेट्रिक्स हैं, पेग रेशियो है, जो ट्रेडिशनल बेसिक वैल्यूएशन मेट्रिक्स हैं, उन्हें यूज करें और साथ में क्वालिटी ढूंढे। तो क्वालिटी प्लस डिसेंट बार्गेन प्राइस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये फंड्स एटलीस्ट थ्योरेटिकली ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जैसा मल्टी कैप में डेफिनेशन फिक्स है, 25% यहां, 25% यहां, 25% यहां, मिड कैप में फिक्स्ड है, लार्ज कैप में फिक्स्ड है। ये जो कॉन्ट्रा वैल्यू फंड्स है ना, यहां ये बहुत फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कोई फंड लेबल्ड होता है कॉन्ट्रा, लेबल्ड होता है वैल्यू, लेकिन वो उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है। वो कर रहा होता है किसी भी दूसरे फंड की तरह ऑपरेट, लेकिन बस क्योंकि सेबी का रूल ये है कि एक फंड कैटेगरी में आप एक ही स्कीम लॉन्च कर सकते हो। पहले कितने भी कर सकते थे, लेकिन आजकल हर म्यूचुअल फंड कंपनी एक लार्ज कैप फंड ही रख सकती है, एक मिड कैप फंड ही रख सकती है। तो कई बार क्या होता है, ये जो कैटेगरी है कॉन्ट्रा वैल्यू फोकस्ड, ये एएमसी के पास बहाना हो जाता है सिमिलर तरीके का एक और फंड निकाल के पैसे इकट्ठे करने का। इसलिए ये थोड़ी सी कैटेगरीज मुझे डराती हैं, वैल्यू कॉन्ट्रा की। पता नहीं किस लेवल तक ये फॉलो हो रहा है, हालांकि कुछ तो दिख जाता है, पी रेशियो में, पीबी में, होल्डिंग्स में कुछ तो पता चल जाता है,
लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये अपने लेबल को फॉलो नहीं कर रहा, बस नाम के लिए एक और फंड लगाना था, इसलिए इन्होंने ये लेबल चिपका रखा है। तो ये दो कैटेगरीज के साथ ये प्रॉब्लम है। तीसरा है फोकस्ड फंड। ये कैटेगरी मुझे पसंद है क्योंकि जैसा हमारे लार्ज कैप रिवील फंड वीडियो में मैंने बोला था, ये वीडियो बाय द वे आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, लार्ज कैप इस वीडियो में रिवील हुआ है कि वी प्रेफर अगर फंड्स में 30 से कम स्टॉक्स हो, क्योंकि साइंटिफिक एनालिसिस ये बोलता है कि 30 स्टॉक्स के बाद डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट खत्म हो जाता है। अगेन ये स्टडी करके ही डिसाइडेड ऑन फिनोलॉजी 30 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जहां हम इंडिया के सबसे क्वालिटी ओरिएंटेड बिजनेसेस को ढूंढ रहे हैं जो हमें रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिले, ताकि लोग लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टेड रह सके। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में मिल जाएगा। तो 30 या फोकस्ड पोर्टफोलियो में वी डीपली बिलीव, हमारी खुद की स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, तो फोकस्ड इज अ कैटेगरी जहां सीलिंग लिमिटेड है कि 30 स्टॉक्स होने चाहिए या उससे कम। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप ओवर डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अगेन यहां कैटेगरी या क्लास को लेके मार्केट कैप वाइज वो फ्लेक्सिबिलिटी है। यहां रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा नहीं कि 100 स्टॉक्स लेके बैठ जाओ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर दो अपने इन्वेस्टर्स को। तो जब ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं और मैं खुद से ये पूछता हूं और मेरी टीम मैं हम खुद से ये पूछते हैं कि एक आइडियल फंड कैसा होना चाहिए। अगर एक ड्रीम म्यूचुअल फंड हो, कल को हम यहां से और ग्रो करें और हमारा अगर एक म्यूचुअल फंड आए, फिनोलॉजी 30 कल को अगर एक म्यूचुअल फंड हो, तो हम क्या अप्रोच लेना चाहेंगे। और मैं वॉर्न करूंगा, यहां थोड़ा सा पर्सनल बायस आता है। हम यहां एक आइडियल सपनों का फंड चुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बायस है यहां। प्योरली साइंटिफिक डेटा बैक ये चार में से एक हमने पिक किया है, मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा। तो जब मैं अपना ड्रीम फंड लॉन्च करूंगा जब भी, तो वो कैसा होगा, उसकी क्वालिटीज क्या होंगी। वो फ्लेक्सी कैप होगा, ताकि उसमें फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी हो ऑन पिकिंग द राइट स्टॉक्स। वो फोकस्ड भी होगा, 30 स्टॉक्स से ऊपर हम नहीं जाना चाहेंगे। तीसरा, वो वैल्यू भी होगा। वी डोंट वांट टू एक्सट्रीमली ओवर पे फॉर ग्रोथ, मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। मुझे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन क्वालिटी एट राइट प्राइस, क्वालिटी एट एनी प्राइस नहीं। तो मेरे फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वैल्यू होगी और वो फोकस्ड होगा। ऐसा फंड मुझे चाहिए। और जब मैं ये तीनों क्वालिटीज कंबाइन करने की कोशिश करता हूं और आज के ऑप्शंस देखता हूं, क्योंकि आज फिनोलॉजी 30 तो है, फिनोलॉजी 30 म्यूचुअल फंड नहीं है, तो मुझे उसका ऑल्टरनेट चाहिए। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? आज मुझे उसका ऑल्टरनेट मिलता है और पिछले कई सालों से ये जवाब एक ही रहा है, और वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 7 साल से तो हम इस फंड की बात कर रहे हैं। ब्रिलियंट कंसिस्टेंट टीम, कभी भी इन्होंने एसेट गैदरिंग का लालच नहीं दिखाया है। बहुत रेयरली, बहुत सिलेक्टेड, क्लियरली डिस्टिंक्ट फंड्स ये लोग लेके आते हैं, ओवरलैप नहीं होता है। ईएलएसएस के केस में है, लेकिन उसका एक यूज केस डिफरेंट है। पिछले 2 सालों में क्या ये आउट एंड आउट टॉप परफॉर्मर रहा है? नहीं रहा है, लेकिन उसका एक रीजन है, इनका वैल्यू बेस्ड अप्रोच। तो जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंसिव होता है, ये कैश अपने पास रख के थोड़ा बैठ जाते हैं। जैसे अभी इनके पोर्टफोलियो में 16-17% कैश है, तो वो कैश पे सिर्फ एफडी वाला रिटर्न आ रहा है, जिसके कारण दूसरे फंड से रिटर्न इन बुलिश मार्केट मार खाएगा। लेकिन ये मुझे चलेगा। मुझे वो फंड ज्यादा पसंद नहीं है जो बुलिश मार्केट में टॉप परफॉर्म करे। मेरी प्रायोरिटी वो है कि जो बियरिश मार्केट में सबसे कम अंडर परफॉर्म करे। तो कंसिस्टेंसी रहेगी। आउट एंड आउट बुल रन में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहेगा, ट्रस्टेड है, और इनका अप्रोच मुझे बहुत पसंद है। तो अगेन, लगातार पिछले 6 सालों की तरह इस साल भी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड, वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में हमारा पिक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। This is Pranjal Kamra with Finology for investors saying bye bye.